आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें शेयर करूं, जो बातें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आदमी क्यों फेल हो जाता है। देखिए, दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा नाम आत्माराम है, राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। जब मैं 2 साल का था, दुनिया से मेरी माँ चली गई। पिताजी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। माँ का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है। मैं 9वीं क्लास तक गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। 9th क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद पिताजी के साथ खेती में लग गया। कुछ छोटे मोटे काम और किए, झोला छाप डॉक्टरी की, ये किया वो किया, बहुत सारे काम किए। अल्टीमेटली मैं 28 दिसंबर 1998 में 1998 में मैंने दूध बेचने का काम शुरू किया, एक दोस्त की सलाह पे, क्योंकि गरीबी का आलम था, इनकम आ नहीं रही थी, कहीं से भी कर्जा हो चुका था सिर पे। तो एक दोस्त की सलाह पे मैंने दूध बेचना शुरू किया। हाँ, यूट्यूब चल रहा है इसका लाइव, आप आरसीएम यूएस चैनल पे जाएंगे तो यूट्यूब आपको लाइव मिल जाएगा सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। आपने इसका यूट्यूब लिंक डाला है चैट में, आप लोग यूट्यूब लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं दूध बेचना शुरू किया। दूध बेच रहा था तो जिंदगी में हमेशा एक सपना होता था, जस्ट ऐसे। जिंदगी में हमेशा एक सपना होता था। मेरे पिताजी ने बचपन में मेरे को एक चीज बोली थी, बेटा जिंदगी में अगर कभी मौका मिले ना तो अमीर बनना। अब वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, किसान थे, गरीब थे, बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड था हमारा, बहुत ज्यादा गरीब, मतलब मेरे को नहीं लगता उससे बड़ा गरीब मैंने कोई देखा होगा। तो बहुत गरीबी थी, हर जगह कंप्रोमाइज था, हर जगह संघर्ष था। मतलब साल में एक बार मेरे को 2 रसगुल्ले खाने को मिलते थे मिठाई के नाम पे। जब फसल बेचने पिताजी खेत आते थे, रेगिस्तानी जमीन होती थी, साल में एक बार कुछ फसल होती थी, चना हो जाता था, सरसों हो जाता था। तो वो आते थे तो मेरे को साथ में लेके आते थे सिटी में, और मेरे को रसगुल्ले खाने का शौक था, तो वो बड़े चाव से मेरे को 2 रसगुल्ले मिलते थे, और वो 2 रसगुल्ले मैं ऐसे खाता था जैसे मेरे को लगता था मेरे को जन्नत मिल गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना, मतलब क्या है कि पुअर बैकग्राउंड उस समय रहा था। दूध बेचना शुरू किया इस उम्मीद के साथ कि चलो यार घर का दाल रोटी चल जाएगा, गुजारा चल जाएगा, क्योंकि पिताजी की कैंसर से डेथ हो गई थी, अकेला रह गया था, परिवार था, फैमिली थी, बच्चे थे। दूध बेचते बेचते एक दिन एक दोस्त ने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं जानता था। उसने मेरे को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। शुरू में तो मेरे को ये लगा यार ये फंसाने का काम है, ये जोड़ा जोड़ी का काम है, ये मेंबर बनाने का काम है, जैसा हर आदमी को लगता है, मेरे को भी वैसा ही लगा। लेकिन उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया जो नेटवर्क मार्केटिंग को काफी अच्छे से जानते थे। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, आत्माराम जी, जिंदगी अगर मौका दे तो गरीब रहना चाहोगे या अमीर बनना चाहोगे? जैसे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, जिंदगी अगर मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहोगे या दर्शक बनना चाहोगे? हम सब लोग बोलते हैं जी खिलाड़ी बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पता है हारे या जीते पैसा मिल रहा है, लेकिन दर्शक को तो माथा ठोकने का भी देना पड़ता है ना, गुरुदेव कहते हैं। तो उसी तरह मैंने कहा सर, जिंदगी मौका दे तो गरीब कौन रहना चाहेगा, हर आदमी अमीर बनना चाहेगा। बोले आप क्या बनना चाहोगे, आप अपना बताओ। मैंने कहा मैं अमीर बनना चाहूंगा। बोले अमीर बनने के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है? मैंने कहा सर काम करना होता है। बोले काम तो वो सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, वहां पे कुछ मजदूर लगे हुए थे। बोले वो मजदूर भी काम करते हैं, रोज सुबह काम पे आते हैं, शाम को जाते हैं, वो तो अमीर नहीं बनेंगे कभी। आपको क्या लगता है वो काम करके अमीर बनेंगे? मैंने कहा नो। आप भी दूध बेचते हो, आपको क्या लगता है दूध बेच के कभी अमीर बनोगे? मैंने कहा नो। तो बोले फिर सपना है और अमीर बनना चाहते हो, तो आपको मालूम है अमीर बनने के लिए क्या करना होता है? मैंने कहा सर मेरे को तो मालूम नहीं है, अमीर बनने के लिए तो किस्मत अच्छी हो तो अमीर बन सकता है आदमी, और तो क्या हो सकता है। बोले नहीं, किस्मत तो धीरूभाई अंबानी की भी अच्छी नहीं थी, वो भी गरीब थे, किसी पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, पेट्रोल भरते थे, और वहां से आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य रिलायंस का खड़ा कर दिया। उस समय 99,000 करोड़ रिलायंस की नेटवर्थ थी, जो आज 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो बोले धीरूभाई अंबानी को आप देखिए, आप बहुत सारे और लोगों को देखिए। मैंने कहा सर वो लक से कुछ हो जाता है। उन्होंने कहा लक से नहीं होता है। एक बहुत बड़े अरबपति जयपाल गेट्टी का उन्होंने उस समय एग्जाम्पल दिया था, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले उस आदमी को ढूंढें जो अमीर है, एंड डू इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। और फिर वो करें जो वो करता है, एक दिन आप अमीर बन जाओगे। और तब उन्होंने मेरे को बोला आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है क्या? मैंने कहा हाँ। किससे सीखी? मैंने कहा मैंने तो मेरे एक दोस्त से सीखी। बोले कौन से दोस्त से, जिसको मोटरसाइकिल चलानी आती थी उससे सीखी या जिसको नहीं आती थी उससे सीखी? मैंने कहा सर जिसको आती थी उससे सीखी। बोले अगर नहीं आती थी उससे सीखते तो? मैंने कहा सर वो सिखाता थोड़ी, वो तो खुद मरता, मेरे को भी मार देता। बोले आपको कार चलानी आती है? मैंने कहा नो सर। आप चला सकते हो? मैंने कहा अगर सर कोई सिखा दे तो मैं चला सकता हूं। बोले क्यों सिखा सकता है?
मैं बैठा हूं और मेरा एक कजिन बैठा है राम अवतार। ये राम अवतार को कार नहीं चलानी आती है। ये आपको बोले ये कार खड़ी है, वो कार में आए थे, स्टीम कार थी उस समय में, तो बोले ये कार खड़ी है, मैं चाबी देता हूं राम अवतार को और इसको चलानी नहीं आती है, आपको बता रहा हूं। अब क्या आप इससे कार सीखने जाओगे? मैंने कहा सर तोबा 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 तोबा, इससे कार कौन सीखेगा, ये तो अभी ठोक देगा, सीखने से पहले ही मेरा तो कल्याण कर देगा ये। लेकिन बोले मैं कार आपके सामने चला के आया हूं, आपने देखा है कि मुझे कार चलानी आती है, क्या आप मैं सिखाऊं तो सीखना चाहोगे? मैंने कहा यस सर, रेडी। तो बोले जिस तरह से आपको पता है कि राम अवतार को कार नहीं चलानी आती, तो आपको ये कार नहीं सिखा सकता, उसी तरह से मेरे को चलानी आती है, मैं सिखा सकता हूं। उसी तरह से जो आदमी अमीर है वो आपको अमीर बनना सिखा सकता है। मैंने कहा यस। लेकिन कोई जो गरीब है वो सिखा सकता है क्या? मैंने कहा नो। बोले आप आज तक जिनसे सीखे हो, थोड़ा सा आप सोचो, बुरा मत मानना, अदरवाइज मत लीजिएगा, और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप भी इसको बुरा मत मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। मुझे एक बात बताइए यार, आज तक आपने जो जो सीखा है अपनी इस लाइफ में, आपने किससे सीखा? और आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। इस मीटिंग के बाद करना, आराम से करना, बैठ के करना, इत्मीनान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, मामला जिंदगी का है। आप इत्मीनान से चेक करना कि जिन जिन लोगों से आपने सीखा है वो किस लेवल तक के हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे, आज अपने आप को वहीं खड़ा पाएंगे जहां पे वो लोग खड़े हैं जिनसे आपने सीखा है। मैंने मेरे परिवार के उन लोगों से सीखा जो गरीब थे, मेरे चाचा से, मेरे ताऊ से, मेरी बुआ से, मेरे फूफा से, मेरे मामा से, मेरी मामी से, मेरे दोस्तों से, मेरे रिश्तेदारों से। और मैंने गौर से देखा कि उनमें से कोई अमीर नहीं है। मेरे को जिन टीचर्स ने पढ़ाया वो भी अमीर नहीं थे, वो भी एक आम लाइफ जी रहे थे, साइकिल पे आ रहे थे, मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, स्कूटर पे आ रहे थे। वो भी छोटे छोटे घरों में रह रहे थे। वो भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। मेरे जो दोस्त थे वो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। मेरी फैमिली के लोग भी, मेरे पिताजी 7 भाई थे और सातों के परिवार में जो है मिडिल क्लास फैमिली थी। मतलब कोई मेरे परिवार में ऐसा था ही नहीं, या मेरे जान पहचान में, मेरी दोस्ती में, मेरी यारी में कोई ऐसा था ही नहीं जो अमीर हो। और मैंने सभी से एक ही चीज सीखी थी जो मैं कर रहा था। जिम रोन एक बहुत बड़े राइटर है और उन्होंने बोला है, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके 5 दोस्त 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो मोस्टली यही निकलेगा कि आप भी 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आपका एवरेज भी 20 ही आएगा। आपके 5 दोस्त 1 लाख कमा रहे हैं ना, तो छठा भी 1 लाख आप कमाने वाले निकलेंगे। आपके 5 दोस्त शराबी है ना यार, तो 99.99% गारंटी दे सकता हूं आप भी उसी में से एक निकलेंगे। क्योंकि जिम रोड बहुत बड़े एक राइटर हुए हैं और उनकी बात सत्य है यार, झूठ नहीं हो सकती है। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ हम समय बिताते हैं ना, हम वैसे बन जाते हैं, जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसे बन जाते हैं। सो मैं वैसा ही था जैसे मेरे दोस्त थे, मेरे नजदीकी लोग थे। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला, अगर आत्माराम जी आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको उस आदमी से सीखना पड़ेगा जो अमीर है। और जैसे ही उन्होंने बोला, मेरा ध्यान गया मेरे शहर के कुछ चुनिंदा अमीर लोगों पे। मैंने कहा सर अमीर तो बहुत सारे लोग हैं। बोले आप जानते हो उनको? मैंने कहा यस जानता हूं। बट क्या वो आपको ये सिखाएंगे कि आप अमीर कैसे बनो? मैंने कहा सर वो क्यों सिखाएंगे, कोई आदमी अपना सीक्रेट किसी को क्यों बताएगा? बोले एक आदमी है जिसको मैं जानता हूं और जो अपना सीक्रेट आपको बता सकता है, और वो खुद अमीर है और आपको भी अमीर बना सकता है। मैंने कहा सर कौन है? बोले 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, नाम है भागचंद छाबड़ा, बीसी छाबड़ा। और वो अगर आपको अमीर बनना सिखाए, क्या आप बनना चाहोगे? मैंने कहा सर 10,000 करोड़ कमाने वाले से मैं सीखूंगा तो वो तो फीस बहुत मांगेगा, पैसा बहुत मांगेगा, मेरे को क्यों सिखाएगा फ्री में? बोले नहीं, वो आपको फ्री में सिखाएंगे, वो आपको एक बिजनेसमैन बनना सिखाएंगे, एक अमीर आदमी बनना सिखाएंगे। और तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा आत्माराम जी आपने कभी सोचा है इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं? मैंने कहा सर तो नौकरी करते हैं। बोले कोई नौकरी वाला अमीर है? मैं जिस स्टीम कार में आया हूं वो सेकंड हैंड है, और मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब करते हैं और एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पे हैं। अमीर आदमी के पास कम से कम होंडा सिटी कार होती है उस समय की, 2002 की, 18 सितंबर 2002 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा सर होंडा सिटी अपने शहर में तो 2 है।
और वो दोनों मंडी के बड़े बड़े सेठ है, उनकी है। बोले बिजनेसमैन है, उनकी है ना? मैंने कहा ये सर। बोले आपको क्या लगता है खेती किसानी करके कोई अमीर बनता है? मैंने कहा नहीं। नौकरी से कोई अमीर बना है? मैंने कहा नहीं। तो अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरे खट से मुंह से निकला, मैंने कहा बिजनेस करना पड़ता है। बोले यस, पहली लाइन तो ये लिखो, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। कोई, मैं किसी की दिल को नहीं दुखाना चाहता हूं दोस्तों, मैं वो चीज बताना चाहता हूं जिस चीज ने मेरे को इस बिजनेस में यहां तक पहुंचाया। तो मेरे को एक बात समझ में आई, मुझे बिजनेस करना होगा, लेकिन बिजनेस तो मैं दूध बेच रहा था, कर रहा था, लेकिन दूध के काम में मैं लीवरेज नहीं कर सकता था। जो उन्होंने मेरे को बताया कि आप इसको फैला नहीं सकते क्योंकि आपके पास मैन पावर और मनी पावर की लिमिटेशन है, अदरवाइज आप दूध बेच के भी बहुत बड़े अमीर बन सकते हो। लेकिन मैं बोले जो आदमी की बात कर रहा हूं, वो आपको एक ऐसा सिस्टम देगा जिस सिस्टम के अंदर आपको कुछ भी कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी, कोई मैन पावर नहीं लगानी पड़ेगी, बस वो सिस्टम को फॉलो करना होगा, और जैसा वो बोले वैसा आप करोगे तो ये गारंटी मैं देता हूं, एक दिन आप अमीरों की सूची में होंगे। आपके परिवार के सबसे अमीर आदमी होंगे, आप गांव के सबसे अमीर आदमी होंगे, आप शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक होंगे। मैंने कहा सर बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे सामने एक कपड़े की किट निकाली जिसका नाम था आरसीएम एनएम किट। 1260 रुपए का 3 जोड़ी कपड़ा था, पैंट शर्ट। और जैसे ही उन्होंने मेरे को दिया, मैं बोला यार, खुदा पहाड़ निकली चुईया, इतना बड़ा बात बताया और ये कपड़ा बेच रहे हैं। लेकिन खैर उन्होंने मेरी बातों को समझा और मेरे को ठीक से समझाया, और मेरे को एक बात समझ में आई, खोने को कुछ नहीं याद मरा। अगर मैं ये कपड़ा नहीं लूंगा तो मैं कहीं और से लूंगा। अगर मैं ये 1260 का नहीं लूंगा, 3 जोड़ी इकट्ठा नहीं लूंगा, तो एक एक जोड़ी करके लूंगा। कपड़े के बगैर तो मैं रह नहीं सकता, ये तो मेरी मजबूरी है खरीदना। और अगर इस मजबूरी से मुझे जिंदगी में अगर मौका मिले कुछ पाने का, कुछ करने का, तो मुझे इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 3 दोस्तों से 500-500 रुपए उधार लाया, इस बिजनेस को साइन अप किया। शुरू के 2 साल बहुत स्ट्रगल करे, क्योंकि शुरू के 6 महीने तो मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे दोस्तों ने मेरे को ऐसा समझाया कि 6 महीने तक तो मैं बिजनेस से भी आउट हो गया था। लेकिन थैंक गॉड मेरे अप्लायंस का, जो मुझे बार बार पकड़ के मीटिंग में लेके गए। और एक मीटिंग ऐसी मिली मेरे को जो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की थी, और मीटिंग में मैं वापस जा गया, और वहां से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे अपलाइनों का, इंदिराज जी बैड और अदराम जी सारण का, और आल यूएस के जितने भी लीडर्स हैं उनका मेरे ऊपर सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, और मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता रहा। 18 सितंबर 2002 को ज्वाइन किया था, जून 2005 में मैं रॉयल्टी आया। मेरी जिंदगी में उतनी बड़ी अमाउंट मैंने पहली बार देखी थी, 26,000 रुपए महीने की इनकम। मतलब मैंने उतने पैसे भी इकट्ठे नहीं देखे थे कभी, जो मेरा 1 महीने का पे आउट था। और मैंने कहा आत्माराम, ये जैकपॉट लग गया, अब छोड़ दूंगा नहीं। और तब से लेके आज तक इस बिजनेस को कर रहा हूं। इस बिजनेस से करोड़ों रुपए मेरे को आए हैं, देश विदेश घूमने का मौका मिला है, हिंदुस्तान में आप जैसे लाखों लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ मुझे मिला है। मंथली इनकम की अगर बात करें तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, 30-35 लाख रुपए साल की मेरे को इनकम आती है। आज मैं आपके सामने आऊंगा हूं तो मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं इसलिए नहीं हूं कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। आज मैं आपके सामने हूं तो इसलिए हूं कि ये सिस्टम एक ऐसी पावर देता है कि एक आम आदमी को, एक मतलब एक ऐसे इंसान को जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, उसको भी ये सिस्टम जीरो से हीरो बना देता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। और जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों, आपके साथ भी हो सकता है, बशर्ते आप भरोसा करें। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ गलतियां करते हैं। मैंने भी ये गलतियां की, आप भी ये गलतियां कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो उन गलतियों को सुधारें। वाई डू पीपुल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है। थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, बट फिर भी हम 9 बजे खत्म करेंगे प्रोग्राम को, क्योंकि 9 बजे दूसरे प्रोग्राम्स बहुत सारे इंडिया लेवल के शुरू हो जाते हैं, और 2 तारीख है तो मैं मतलब क्या है कि नहीं चाहूंगा कि ज्यादा लंबा किसी भी प्रोग्राम को खींचे। वाई डू पीपुल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, आरसीएम बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आम आदमी के लिए वरदान है नेटवर्क मार्केटिंग। आम आदमी यानी आप और मेरे जैसे आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान से कम नहीं है। वरदान से कम नहीं है। किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, बड़ी नौकरी नहीं लग पाए, बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा नहीं कर पाए, किसी अमीर घर में पैदा नहीं हो पाए, किसी अमीर लड़के लड़की से शादी नहीं कर पाए, किसी भी कारण से अगर आम आदमी रह गए, हम गरीब आदमी रह गए, तो वरदान है नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। यूनिक फीचर है नेटवर्क मार्केटिंग के, लो एंट्री कॉस्ट है। अगर 10 लाख रुपए लगा के शुरू करना होता तो क्या मैं कर पाता? मैं जब मैं खुद पे ये बात लेता हूं तो मेरे को ये लगता है यार मैं नहीं कर पाता। तो लो एंट्री कॉस्ट है। कुछ प्रोडक्ट खरीदना होता है, मैंने 1500 का 1260 का कपड़ा खरीदा, आपको आज 2000 रुपए का सामान खरीदना पड़ता है घर का।
तो इसलिए हर आदमी इसको कर सकता है। जीरो सेटअप कॉस्ट है, जीरो एग्जिट कॉस्ट है, एंट्री एग्जिट फ्री है। मैं हमेशा कहता हूं इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों आरसी में फ्री है। आने का भी कुछ नहीं लगता है, जाने का भी कुछ नहीं लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं। वर्किंग आवर्स एज पर योर कन्वीनियंस, कोई बॉस नहीं है 8 बजे ड्यूटी पे आना होगा, 10 बजे आना होगा, रात को आना होगा, दिन को आना होगा, नहीं, आप अपनी मर्जी से करें। फ्री फ्री फुल्ली स्पोर्ट पार्टनर, स्पोर्टिंग पार्टनर है आपका। अपलाइन आपका सबसे बड़ा स्पोर्ट पार्टनर है, उसके बाद यूईएस आपका सबसे बड़ा स्पोर्ट पार्टनर है, आरसीएम आपका स्पोर्ट पार्टनर है। बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्रिएटिंग पैसिव इनकम, जो मैं अभी बात कर रहा था, जिसके एग्जांपल आप 7 जुलाई को देखने वाले हैं। मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी सक्सेसफुल। आज यूएस का इतना अच्छा मतलब मेंटोरशिप है, इतने अच्छे हमारे गुरुज है, और इतना अच्छा सिस्टम आज उन्होंने बना दिया कि आज घर में बैठे हुए हमें सारा वो मटेरियल और वो ट्रेनिंग्स और वो जानकारी मिल जाती है, जो हमें लाखों रुपए लगा के भी किसी स्कूल में नहीं मिलती है। कई बार मैं कहता हूं एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर आपको सीखनी हो ना तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में है। और आज देश के बड़े बड़े दिग्गज जो ट्रेनर्स है वो भी बोलते हैं हम अपने बच्चों को कुछ नहीं करवाएं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाएंगे। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन मिलती है, जीवन बदलने वाली शिक्षा मिलती है दोस्त। एक जमाना था जब मैं बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था दोस्तों के साथ, आज सब कुछ छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि इस बिजनेस का माहौल और इस बिजनेस के संस्कार ऐसे हैं कि उन्होंने पूरा एकदम 180 डिग्री एंगल से मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, सबके लिए, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, गांव का, शहर का, गरीब अमीर, महिला पुरुष, सबके लिए एक समान अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आके काम कर सकता है, नेम मिलता है, फेम मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद अधिकांश लोग फेल क्यों हो जाते हैं? अधिकांश लोगों के असफल होने का क्या कारण है? सबसे पहला जो कारण मैंने पकड़ा वो है इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक बिजनेस होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लोग प्लान देखते ही नहीं है। आदमी बोलता है यार ये प्रोडक्ट लेना है और दुकान बदलना है, आदमी बदल लेता है। सही नॉलेज ना होने के कारण उसमें से अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि जब फ्री में ज्वाइन करता है तो उसके पास नॉलेज तो कोई होती नहीं है। वो कोई स्कूल में नहीं जाता है, वो कोई कॉलेज में नहीं जाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन नहीं लेके आता है, सीधा ज्वाइन कर लेता है और वो बड़ी सफलता से वंचित रह जाता है, क्योंकि उसको सही ज्ञान नहीं होता है। खुद गलती कर सफलता पाई जाए या दूसरों की गलती से सीखा जाए, ये भी एक बड़ी चीज है। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि खुद गलती करके सीखे, जबकि नियम ये कहता है अगर कोई आदमी ने गलती की है तो आप उसकी गलती से सीखे ताकि आप बच जाए। कुछ नेगेटिव है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आरसी बिजनेस के बारे में लोगों के दिमाग में। कोई इसको फंसाने वाला बिजनेस कहता है। ज्यादातर लोग मेरे को कभी भी मिले ना तो वो बोलते थे फंसाने का काम कर रहे हो यार। अभी भी थोड़े दिन पहले मेरे को एक आदमी मिला, कहाँ मिला था, हाँ, मैं हमारे यहाँ पे नगर पालिका है, उसमें कोई काम था और मैं वहां पे गया, जयन के पास में गया, तो उनके साथ में एक आदमी था। उसने मेरे को पूछा आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं आरसी बिजनेस करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। बोला अच्छा, वो बेवकूफ बनाने वाला काम। अब अगर पुराने वाला आत्माराम होता तो कोने में लेके समझा देता, लेकिन मैं थोड़ा नए वाला आत्माराम हूं, थोड़ा सा मेरे में तमीज आ गई है बात करने की। मैंने कहा सर एक सवाल पूछना है आपसे। कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे सीधा पूछा सर एक सवाल पूछना है। बोले पूछिए। मैंने कहा सर अगर 10 रुपए का साबुन 9 रुपए में मिले, 10 रुपए का साबुन 9 रुपए में मिले और उसके ऊपर भी 50 पैसे वापिस मिले, यानी 8.5 रुपए में मिले, और 10 साबुन के बदले 11 साबुन खरीदो तब 12वां साबुन फ्री मिले, यानी लगभग मोटा मोटा 8 रुपए का 10 रुपए वाला साबुन 8 रुपए में मिले, उतनी टीएफएम हो, उतनी क्वालिटी हो, वो साबुन अगर आपको मिले, और उस साबुन को देके कोई आदमी अगर उस साबुन में से 50 पैसा कोई कमाए, आप इसको क्या काम बोलेंगे? बोले बहुत बढ़िया काम बोलूंगा। मैंने कहा सर मैं आरसी बिजनेस में यही काम करता हूं। अब आप बताइए फंसाने वाला काम है कि बसाने वाला काम है? और इस काम को करके मैं इनकम बना रहा हूं, और इस काम को करके मैं बहुत सारे लोगों, इस काम को करके मैं इनकम बना रहा हूं, और इस काम को करके मैं बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हूं जिससे वो लोग भी इस काम को कर पाए, और इस काम को करके वो भी लाखों रुपए महीने की इनकम ले पाए। बताइए सर बसाने वाला काम है या बनाने वाला काम? बोले यार ऐसे तो मेरे को किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा सर काम तो ये है, बाकी आपकी थिंकिंग है। मैंने नहीं बोला उसको ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मैंने कहा अगर जरूरत होगी तो ढूंढेगा, नहीं जरूरत होगी तो इसकी जिंदगी ये जाने। तो कुछ लोग इसको फंसाने वाला बिजनेस कहते हैं, कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला काम भी कहता है, कोई इसको लोगों को जोड़ने का काम समझता है, कोई कहता है यहां तो बहुत सारा सामान बेचना पड़ता है, किसी कोई इसको सेल्समैन का काम बोलता है, कोई लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है ये भी बोलता है, कोई कहता है टाइम वेस्ट का काम है, कोई कहता है फालतू लोगों का काम है, कोई कहता है कंपनी भाग गई। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन है अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई है।
आज सुन्नी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो ऐसा थोड़ी सोचेंगे। लेकिन एक जमाने में देखिए, एक जमाने में नौकरी के लिए भी लोगों को पकड़ पकड़ के लगाया जाता था। ट्रेन में कहते हैं कि जब ट्रेन को पहली बार इंडिया में चलाया था ना तो अंग्रेजों ने, तो लोग उसमें बैठे नहीं थे, बोले मरवा देंगे, अंदर डाल के बंद करके एक जगह ले जाके मार देंगे सबको। तो बंदरों को घुमा के लाए पहले अंग्रेज, और जब बंदर सही सलामत आ गए तो आदमी चढ़े। और एक जमाना था जब ट्रेन में आदमी चढ़ता नहीं था। आज हालत यह है कि ट्रेन के अंदर तो क्या आदमी छत पे भी चढ़ जाता है, जहां 11 लाख वोल्ट की, वो कितने लाख वोल्ट की वो लाइट का करंट तो होता है, उसके बावजूद लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि ट्रेन में जाने से यात्रा पूरी होती है। एक दिन ऐसा विश्वास डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी हो जाएगा कि यहां आने से जिंदगी बदलती है, तो ये सारे जो धारणाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। प्रवेश लागत कम होने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो गंभीर नहीं होते इस बिजनेस को करने के लिए, सीरियस नहीं होते हैं, गंभीर होते हैं, वो आ जाते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं के बराबर राशि लगती है और वह भी प्रोडक्ट के रूप में वापस आ जाती है। इस कारण गैर गंभीर लोग भी शुरू कर देते हैं, उनको यह पता ही नहीं होता कि इसमें सफलता के लिए क्या करना पड़ता है, और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। वास्तव में ऐसे लोग बिजनेस शुरू ही नहीं किया तो उन्होंने कुछ सामान खरीदा, या यूं कहें कि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। ऐसे लोग ना तो कोई मीटिंग लेते हैं ना ट्रेनिंग लेते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं जिम में बहुत सारे साथी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आप 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे होते और आपका बॉस बैठा होता ना यहाँ पे, तो आप ऐसे बैठे होते सूट और टाई में। लेकिन यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो। कोई गप्पे मार रहा है, कोई इधर कुछ देख रहा है, किसी का तो घर में टीवी भी चल रहा होगा सामने, इधर से उसने ऑडियो वीडियो लगा के छोड़ दिया, बोला अपलाइन की हाजिरी लगा देता हूँ और साथ में मैं टीवी देखता हूँ, यार टीवी में कुछ बढ़िया चल रहा होगा। भाई टीवी को अगर देखोगे तो टीवी में नहीं आओगे। अमिताभ बच्चन कभी टीवी नहीं देखते हैं, इसलिए दुनिया उनको टीवी में देखती है। ये बात बहुत साल पहले गुरुदेव ने मेरे को बोली थी, और मेरा सपना था टीवी में आने का। अभी बहुत सारे लोग मेरे को टीवी से भी इसमें देख रहे हैं प्रोग्राम, मेरे को खुद टीवी में देख रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जिनके सपने नहीं होते हैं। अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करवाई गई थी, 100 बच्चों पर रिसर्च की थी 1979 से 1989 के बीच में। 100 लोगों को पूछा गया था कि तुम्हारे सपने क्या है। उसमें से 80 लोगों ने बोला कोई सपने नहीं है, 13 लोगों ने बोला सपना तो है दिमाग में है, 7 लोगों ने बोला जी सपने लिखे हुए हैं। और 10 साल बाद चेक किया गया तो पता चला कि वो जो सॉरी वो 3 लोगों ने, लास्ट में जो 3 लोग थे, वो 13 लोग जो थे वो, और ऐसा कुछ मतलब आंकड़ा है, थोड़ा सा आंकड़े पे मैं गलत हो रहा हूँ शायद, लेकिन वो जो भी 3% लोग थे वो उन 97% लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे थे। तो जिनके सपने होते हैं वो दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, जिनके सपने नहीं होते हैं वो क्या करेंगे। तो ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, उनके सपने नहीं होते हैं। यहां हम कहते हैं ड्रीम बिल्डिंग करना है। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं है, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। वो पंडित जी कहते थे कि वो एक कुत्ते वाली कहानी सुनाते थे कि एक कुत्ता था किसी के घर में, किसी दोस्त के घर में एक कुत्ता बैठा था। तो बोले मैं उसके घर में गया तो मैं उसके साथ सोफे पे बैठा था, बात कर रहा हूं। जैसे ही हम बात करें वो कुत्ता चों चों करे। मैंने कहा भाई क्या है यार, तकलीफ है इसको यार, ये चों चों क्यों कर रहा है। बोला यार ये जहां बैठता है ना वहां पे एक फट्टी होती थी, एक कील लगी हुई थी, वो फट्टी को दीमक खा गई, तो मैंने वो फट्टी को निकाल के साइड में फेंक दिया। अब वो कील जो है वो फर्श में गड़ी हुई है, वो निकली नहीं, और ये कुत्ता वहां पे बैठता है तो अब उसको वो कील चुभ रही है। तो बोला ये दूसरी जगह पे क्यों नहीं बैठ रहा है, ये कील चुभती है, तो बोला ये चू 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 करता है। तो बोला दूसरी जगह पे क्यों नहीं बैठता है, बोला इतनी चुभ भी नहीं रही है कि खड़ा होकर दूसरी जगह बैठ जाए। तो कई लोगों की जिंदगी का हाल वैसा ही है, अपने वर्तमान लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं है, बट वो इसको बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। अधिकांश लोग जो है अमीर तो बनना चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है, कमिटेड नहीं होना चाहते हैं। अधिकांश लोग इस बिजनेस की शुरुआत अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम में करते हैं, और अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से बचने के बाद जो समय बचे उसमें इस बिजनेस को करते हैं। यानी फोकस की कमी होती है। गुरुदेव बीसी चावड़ा जी कहते हैं विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज, जिस पे फोकस करते हो वो बढ़ता है। और ज्यादातर लोग क्या है, पहले अपनी नौकरी को टाइम देंगे, फिर परिवार को टाइम देंगे, फिर मनोरंजन को टाइम देंगे, फिर बचा हुआ टाइम है ना वो आरसीएम को देंगे। मैंने एक टेप में सुना था बहुत साल पहले, अगर आरसीएम बिजनेस आपकी फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी है तब तो चल सकता है, अगर इसके बाद की प्रायोरिटी में आरसीएम है तो नहीं चल सकता। यानी या तो आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूं, मेरी फैमिली के सामने बोल रहा हूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आरसीएम, क्योंकि मुझे पता है मेरे परिवार को सब कुछ मिलेगा तो आरसीएम से मिलेगा। कुछ भी आ जाए, मतलब कुछ भी तूफान आ जाए, मेरी पहली प्रायोरिटी आरसीएम। तो पहली प्रायोरिटी ज्यादा करो तो सेकंड प्रायोरिटी, इसके बाद अगर आरसीएम आपकी जिंदगी में है ना। नहीं, कई लोग बोलते हैं सर मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी नौकरी है,
या मेरा परिवार है, दूसरी प्रायोरिटी मेरा नौकरी या परिवार है, मतलब पहली प्रायोरिटी जॉब है, दूसरा प्रायोरिटी परिवार है, देन थर्ड प्रायोरिटी आरसीएम है, तो आरसीएम में नहीं आएगी सक्सेस यार, फिर सक्सेस नहीं आएगी। ठीक है टाइम पास हो जाएगा, सक्सेस नहीं आएगी। आप मुकेश कोठारी जी की तरह 25 करोड़ 50 करोड़ का घर नहीं बना पाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। आप राजाराम जी की तरह साल में 2 बार 15-15 20-20 दिन की विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप इंदिरा सर की तरह 2 करोड़ रुपए की गौशाला खोल के गायों की सेवा नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी थर्ड प्रायोरिटी आरसीएम है। इसको सेकंड और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। तो ज्यादातर लोग नहीं रखते हैं, ये भी एक कारण होता है, फोकस की कमी होती है जिससे फेल हो जाते हैं। आप देखो ना, 75 साल की उम्र है बीसी छाबड़ा जी की, यही कुछ टीसी सर की होगी 71-72 साल। टीसी सर के माता जी यानी हम वो सॉरी पत्नी, धर्म पत्नी सरोज देवी मैडम दुनिया से चली गई, उनको कैंसर था, वो दुनिया से चली गई, और तीसरे दिन टीसी सर जूम मीटिंग कर रहे थे। हमारे पड़ोसी का कुत्ता मर जाता है ना, तो 3 दिन उसके लिए हम लोग मतलब क्या कि मातम मनाते हैं जी, पड़ोसी का कुत्ता मर गया था इसलिए 3 दिन मीटिंग में नहीं आ पाया। पड़ोसी के दोस्त के बहन की शादी थी, इसलिए सर मैं इस बार मीटिंग में नहीं आ पाया। 7 जुलाई को लेके आपके सामने बहुत सारे एक्सक्यूज रखेंगे लोग, सर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। क्यों? फोकस की कमी है। सामान्य रूप से अधिकांश लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन पहले से ही बहुत तनाव में है, इसलिए यह बिजनेस नजरअंदाज हो जाता है और वो इसके लिए समय नहीं दे पाते। वो कहते हैं यार 2-3 लफड़े पहले पाल रखे हैं, एक नया लफड़ा और नहीं पाल सकता। बीवी की परेशानी है, जॉब की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है। मैं थोड़े दिन पहले मुंबई गया था, मैंने देखा पूरी मुंबई सुनसान पड़ी है। मैंने कहा क्या हो गया, जो मुंबई 24/7 चलती है वो सुनसान कैसे पड़ी है? बोले सर बच्चों के एग्जाम है, 10वीं का एग्जाम है बच्चों का कल। तो एग्जाम कल बच्चों ने देना है, आपने थोड़ा ही देना है। बोला नहीं सर कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। मैंने कहा वाह यार, अगर तुम इतनी अच्छी तैयारी करवाते तो स्कूल बंद करवा दो। अगर बच्चे तुम पढ़ा सकते हो और तुम्हारे पढ़ाने से उसके नंबर अच्छे आ सकते हैं तो स्कूल कॉलेज बंद करवा दो। नहीं सर तैयारी तो करवानी पड़ती है। मैंने कहा तैयारी करवा के क्या कर लोगे? वही करवाओगे जो तुम कर रहे हो। फिर वो नौकरी करेगा, फिर वो अपने बच्चों को तैयारी करवाएगा, फिर उनके बच्चे नौकरी करेंगे, फिर वो अपने बच्चों को तैयारी करवाएंगे। यही तो चलता आ रहा है। तो हमारे लीडर है वहां पे एमराल्ड अचीव और सर्वेश जी, बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा यार कुछ ऐसा करो जिससे आगे वाली जनरेशन को पढ़ाई तो करे, लेकिन पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा को ऑफिस से छुट्टी लेके उसको पढ़ाने ना आना पड़े। तो फोकस नहीं होता है ना, इसलिए हम वो एक परंपरा को ढोते रहते हैं। पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे खाद पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। उसी तरह बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर फोकस स्ट्रेटजी से काम नहीं करेंगे तो उसका खत्म होना तय है। अधिकांश लोग जो इस बिजनेस में असफल होते हैं क्योंकि वे अपने स्वयं के बारे में और इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। जैसे मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे पास लोग नहीं है। मैं 9वीं पास हूं यार, मैं 9वीं पास हूं, और आज हिंदी की स्लाइड इसलिए है क्योंकि गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं हिंदी की स्लाइड लाया करो। नहीं तो मैं तो अंग्रेजी की स्लाइड लेके आता हूं, हिंदी की स्लाइड लाता ही नहीं हूं। क्या मुश्किल है यार अंग्रेजी में? हिंदी 52 शब्दों की है, अंग्रेजी 26 शब्दों की है। अगर 26 वाला नहीं सीख सकते तो 52 वाला कैसे सीख लिए? और जो 52 वाला सीख सकता है उसके लिए 26 मुश्किल नहीं है यार। आप बेचने वाला काम नहीं कर सकते, टाटा बेचने में लगे हुए हैं, बिरला बेचने में लगे हुए हैं, बांगड़ बेचने में लगे हुए हैं, डालमिया बेचने में लगे हुए हैं, जोमेटो बेचने में लगा हुआ है, स्विगी बेचने में लगा हुआ है, बेच बेच के लोग अरबों का ले गए। हम कहते हैं बेचने का काम नहीं कर सकते। एक बच्चा मां से दूध पीना होता है ना तो वो अपने आप को बेचता है। एक पत्नी को पति से कुछ मंगवाना होता है ना तो वो खुद को बेच रही होती है, खुद को बेच रही होती है मतलब वो आइडिया को बेच रही होती है। अभी मोदी जी ने क्या किया चुनावों में, राहुल गांधी जी ने क्या किया, खुद को बेचा, खुद का विजन कार्ड बना के लाए और उसको हमारे सामने बेचा। इस दुनिया में हर वो इंसान जो पैसे बना रहा है ना, वो या तो अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा है या प्रोडक्ट शेयर कर रहा है। सेल्समैनशिप नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सेल्समैनशिप नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग प्रमोशनशिप है। यहां आप प्रमोटर बनते हो, आप सेल्समैन नहीं बनते हो। और जो बेजोस अमेजोन के मालिक एक बात कहते हैं, इस दुनिया में वो लोग असाधारण लोग होते हैं जो किसी चीज को प्रमोट करते हैं। और आप देखिए जितने भी अमीर लोग हैं ना वो प्रमोटर बहुत अच्छे हैं यार, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं।
आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपको अपने प्लान को प्रमोट करना है, आपको अपने सिस्टम को प्रमोट करना है। एक अच्छा प्रमोटर बनिए। मैं एक दिन सचिन अग्रवाल जी का एक प्रोग्राम यूएस पे उनका था या जूम पे था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत पुराना, कोविड के टाइम का, उसको मैं देख रहा था। उसमें मैंने एक चीज देखी थी, बी ए वर्ल्ड क्लास प्रमोटर। वहां सचिन जी ने बोला कि बी ए वर्ल्ड क्लास प्रमोटर, एक वर्ल्ड क्लास प्रमोटर बनिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे प्रमोटर बन जाएंगे तो पैसे तो आपके पीछे पीछे आएंगे। तो ये बेचने वाला काम नहीं है, ये एक प्रमोट। मैं अभी कुछ बेच नहीं रहा हूं, मैं प्रमोट ही तो कर रहा हूं। तो आप प्रमोटर हो, आप सेल्समैन नहीं हो। ये गलतफहमी को दूर करो। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। अरे मेरे एक साथी ने एक दिन बोला मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। मैंने कहा टेप लाओ और इसके मुंह पे चिपकाओ 24 घंटे के लिए। खाना पानी दे देंगे कमरे में बंद करके, टेप चिपका दो 24 घंटे के लिए। बोला मर जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला ऐसे चुप थोड़ी रह सकता हूं। तो मैंने कहा यार जब 24 घंटे चुप नहीं रह सकते तो फिर ये बात कैसे होगी कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता? बोलने के लिए तो भी दीवार पे थोड़ी बात करेंगे, इधर आदमी से बात करेंगे ना। अभी आप सारे चले जाओ, मैं इस लैपटॉप से बात थोड़ी कर पाऊंगा। लोगों से बात करना हमारा ह्यूमन नेचर है यार, मानवीय स्वभाव है लोगों से बात करना। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, नहीं आती तो। बहुत सारे लोगों को हिंदी पूरी नहीं आती है, वो भी इस बिजनेस में बहुत पैसा बना रहे हैं। मेरे पास लोग नहीं है। आह, 140 करोड़ का भारत है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को मैंने यही शब्द बोला था एक मीटिंग में। मैंने कहा गुरुदेव मेरे पास लोग नहीं है। उन्होंने कहा आत्माराम जी, लोग टकरा टकरा के चलेंगे, तुम कतरा कतरा के चलोगे। तुम बस चलते रहो, पीछे मत हटो। बेसिक एलिजिबिलिटी, एक कुछ मतलब योग्यता, आपके पास इस बिजनेस को करने का कोई कारण होना चाहिए। अगर आपको आरसी बिजनेस में बड़ा आदमी बनना है ना, तो कुछ विशेष चीजें आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज है आपके पास कारण होना चाहिए। मैं आपको बोलूं मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, आइए मेरे घर आके ले जाइए राइसनर, शायद कोई भी नहीं आएगा। अरे 1,000 रुपए के लिए कौन जाएगा? और मैं आपको बोलूं 1 करोड़ रुपए ले जाइए तो? लेकिन सुबह से पहले पहुंचना पड़ेगा भाई साहब। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अगर आपको यह कंफर्म हो जाए ना कि 1 करोड़ रुपए आत्माराम जी देंगे, तो आप कार से आएंगे, प्लेन पर्सनल जेट किराए का लेके आएंगे, आप हेलीकॉप्टर से आएंगे, आप कुछ भी करके आएंगे, लेकिन आप मेरे पास पहुंच जाएंगे। इसका मतलब आपके सामने आपका वाई अगर क्लियर है ना, आपके पास कोई कारण है ना, तो आप इसको कर लेंगे। मेरा वाई बहुत स्ट्रोंग था, मेरा वाई बहुत स्ट्रोंग था, इसलिए मैं यहां पे पहुंच गया। और आरसीएम के जितने भी लीडर्स है ना, उनका वाई बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए वो आज यहां पे है। टीसी सर का वाई इतना इंपॉर्टेंट था, इतना बड़ा था। उन्होंने कहा यार मेरे को हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी दिलाना है। लोग अपनी आर्थिक आजादी के बारे में नहीं सोच पाते हैं यार। टीसी सर ने आज से 22-23 साल पहले हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के बारे में सोचा। बीसी सर का वाई इतना इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। आप सोचिए, वो भी तो इंसान है ना, और उनकी छत्र छाया में हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन कब कर पाएंगे? जब वाई इंपॉर्टेंट हो। आप सीखने के लिए और इस बिजनेस के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहिए। देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है ना, वो अलग अलग फील्ड का होता है। इस बिजनेस में हम तभी सक्सेस हो पाएंगे जब हम बदलने के लिए तैयार होंगे। आपके पास बेसिक नॉलेज बहुत हो सकती है, बट डायरेक्ट सेलिंग में जब आप एंट्री करते हैं तो बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ईगो को आगे मत आने दीजिए। यहां इस सिस्टम को सीखने के लिए कुछ साल, कुछ महीने कड़ी मेहनत करने के लिए और कुछ सीखने के लिए तैयार रहिए। कहां कड़ी मेहनत नहीं लगती है। तीसरा, ये नए सिस्टम के लिए आप कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। कहां नहीं करते हैं यार कड़ी मेहनत। मैं 80-80 साल के लोगों को काम करते हुए देखता हूं यार, सिहर जाता हूं जब मैं उनको देखता हूं कि उनको अपना जीवन चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है। आप बस इस विश्वास के साथ काम कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं, सिस्टम का 100% पालन कर रहे हैं। 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कोर्डिनल। अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, संयम रखें। सफलता समय लेती है लेकिन मिलती जरूर है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को मैं बोलता ना, या राजाराम जी को कभी बोलता, या इंद्राज सर को कभी बोलता, सर सक्सेस नहीं आ रही है क्या करूं, तो वो एक ही बात बोलते थे, टिके रहो और सीखते रहो और करते रहो, एक दिन सफल जरूर हो जाओ। मैंने एक दिन
राजाराम जी से पूछा, मैंने कहा आप कहते हो टिके रहो टिके रहो टिके रहो, मेरे को ये बताओ ना करना क्या है। मालूम है उन्होंने क्या बोला? बाहर जाओ, लोगों से मिलो, प्लान दिखाओ, और तब तक प्लान दिखाते रहो जब तक रॉयल्टी ना आ जाए। यही सीक्रेट है। और बाद में मैंने इसको नाम दिया सी मोर पीपुल शो मोर प्लान। यही है हमारा काम। इस रास्ते में आपको एक से एक बेहतरीन दोस्त भी मिलते हैं। आज कितने सारे दोस्त हैं यार, मतलब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाए ना, ऐसे लगता नहीं है यार घर से दूर है, किसी भी कोने में। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य प्रोफेशन जैसा ही है, इसमें भी अन्य की तरह समय लगता है। जैसे एक वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनने के लिए 4 से 10 साल का समय लगता है, उसकी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वैसे यहां भी कुछ सालों की मेहनत और ट्रेनिंग होती है। ध्यान रखें, चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते हैं, वहां तो सिर्फ उन्हें पहचान मिलती है। चैंपियंस रिंग में नहीं बनते हैं, पहचान मिलती है। चैंपियन तो पहले बना जाता है। अपने आप पर और सिस्टम पर 100% भरोसा करते हुए सीखने और बढ़ने के लिए बिना शर्त समर्पण करना होगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूं अपलाइन के साथ कुंडी अड़ा के रखते हैं। कुंडी मतलब सींग फंसा के रखते हैं, सींग फंसा के रखते हैं। मतलब मैं अपलाइन की ये बात क्यों मानूं, मैं क्यों मानूं? इस दुनिया में ईमानदारी से बताऊं, आपकी माता, आपके पिताजी, आपकी पत्नी और आपके बच्चों के बाद अगर कोई एक इंसान है जो आपकी कामयाबी चाहता है, तो वो है आपका अपलाइन। उसके साथ सींग मत फंसाइए यार, उसके ऊपर फेद कीजिए और उसके आगे सरेंडर कीजिए। अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। मेरे गुरु है गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी। मेरे को रात की 2 बजे बोले ना मीटिंग करनी है, आत्माराम खड़ा हो जा। आत्माराम मुंह के हाथ नहीं लगाएगा, पानी भी नहीं लगाएगा। बोलेंगे ना सीधा लैपटॉप पे आ जा, तो मैं लैपटॉप पे आ जाऊंगा। लैपटॉप चालू करने में टाइम लगेगा, मैं मोबाइल से आ जाऊंगा। अनकंडीशनली सरेंडर किया हुआ बीसी सर को मैंने। कुछ भी बीसी सर ने बोल दिया ये करना है, मतलब यस सर, नो सर का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है, अगर कोच रमाकांत आचरेकर सर के सामने सचिन सरेंडर नहीं करता तो महान नहीं बन पाता। विनोद कांबली ने सरेंडर नहीं किया था, सचिन से भी अच्छा क्रिकेटर था, खत्म हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहा है। सचिन ने सरेंडर किया तो सचिन महान तेंदुलकर बन गया। आपको भी बिना शर्त अपने अपलाइन के सामने और इस सिस्टम के सामने सरेंडर करना होगा। इस बिजनेस में सफलता का कोई राज नहीं है, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है जो हर किसी के लिए बराबर काम करता है। आपकी फाइनेंशियल डिग्री, बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है। सबसे अधिक महत्व रखती है वह यह है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और इसके अनुसार कितने जल्दी अपना काम शुरू करते हैं। क्या क्या काम करने होते हैं? जिम्मेवारी जब आप लेते हैं तो कुछ काम आपको करने होते हैं। पहला, अपने प्लान और प्रेजेंटेशन खुद दिखाइए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, सर 2 लोगों को प्लान दिखाना है, आप आइए ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक, एक मिनट, एक मिनट। तो आपको अपने प्लान प्रेजेंटेशन खुद दिखाना है, मीटिंग का फॉलो खुद करना है, असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं बनाना है, किसी अन्य पर आरोप नहीं लगाना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। अधिकांश वह लोग बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते हैं जो उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं। मतलब मैं तो यार ड्यूटी करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो वैसे करूंगा। जो उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं, अगर सही में अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इसे मालिक की सोच के साथ करना होगा, आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा।